हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 35 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए डैश प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है। तो भाग 5 से संबंधित है अनुच्छेद 62। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा पनामा नहर। अगला प्रश्न है आपका कि रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डी डिजिटल अवार्ड RIMBDA ने 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद प्रकाश डुडेजा। अगला प्रश्न है आपका कि इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान की। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना खेल संस्थान पुणे। अगला प्रश्न है आपका कि 2020-21 के बजट के अनुसार कितनी सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए। अगला है कि संविधान यानी 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 366 को संशोधित किया गया था। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे पूछ रहा है प्रश्न कि अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कबड्डी। अगला है कि मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन कृषि पद्धति जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं, किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है आपका कि कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक जिन्होंने 279 ईसा पूर्व यानी 279 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक को व्यापक रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला पहला सम्राट माना गया और इस प्रकार बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षण माना गया। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ मौर्य काल से मूर्ति कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है और अशोक द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। अगला है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 की अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कितना कम हो गया है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, हो जाएगा 23.9%। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तक। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीमैट खाता। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि पश्चिम घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला कि ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि बुद्ध का जन्मस्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लुम्बिनी नाम से। भगवान बुद्ध का जो जन्म है 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में स्थित लुम्बिनी के पवित्र क्षेत्र में हुआ था, जिसकी क्या पुष्टि 400
क्या है 49 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ पर शिलालेख में होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्व यानी कि NDTL के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका वैधानिक तरलता अनुपात। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला है कि लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो लॉन टेनिस का जो गेंद का जो वजन होता है 56 से कितने होता है 59.4 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए यानी कि टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक इसको खत्म करने की लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की 5 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने क्रॉनिकल्स ऑफ चेंस चैंपियन नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए स्मृति जुबिन ईरानी। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर लगा लीजिए रेडॉन गैस का रंग हरा होता है। ठीक है, ये असत्य है। अगला है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही विकल्प आप लगा लीजिए वारडोली में। कहाँ किए थे? वारडोली में किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही विकल्प होगा 11 मई 2000 को। अगला है कि बनास, पार्वती यानी पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां है? काली सिंध जो है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। थोड़ा सा जानकारी ले ले। जैसे यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी ये विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू से 15 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में विंध्य चट्टानों के उत्तरी किनारों में सिंगार चौड़ी शिखर के पास नदी का स्रोत है। अब बनास, काली सिंध, छिप्रा और पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपको अब जाके क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बंजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए रामतिल के बीज। अगला है कि 22 अगस्त 2007 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। 22 अगस्त 1907। ठीक है, स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में यह झंडा फहराई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल महल। क्या? जल महल। आगरा के किले में मोती मस्जिद जैसी कई उत्कृष्ट इमारतें हैं जो सफेद संगमरमर से निर्मित है। दीवान ए आम, दीवान ए खास क्या है, मुसम्मन बुर्ज जो है यहीं पे है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। और जल महल जो है ना, ये जयपुर के राजस्थान में मानसागर झील के बीच में निर्मित एक महल है, ये जल महल। अगला है कि जैन विद्वान मेरुतंग ने किस वर्ष प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1304 ईस्वी। अगला है कि घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आयतन का। किसका होगा? आयतन का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरायसिस। क्या हो जाएगा? सोरायसिस जो है ये यकृत की बीमारी है, लीवर की बीमारी है। यह एक जटिलता है। ये क्या है? ये एक जटिल बीमारी है जिसमें यकृत की कोशिकाओं का नुकसान और यकृत के अपरिवर्तनीय निशान शामिल है। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो आइए इसका सही विकल्प लगा लेंगे। क्या होगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प हो जाएगा मुखौटा नृत्य। क्या हो जाएगा? मुखौटा नृत्य। अगला है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो फोकल लंबाई से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? फोकल लंबाई से।
अगला प्रश्न पे चलते हैं कि कह रहा है प्रश्न की कृतिका पांडे ने निम्नलिखित में से किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगर। बांगर प्रकार की जो मिट्टी होती है वो। अगला प्रश्न है कि जैन त्योहार पर्युषण पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए भाद्रपद। किस में मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। कौन है? मांडा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ताजमहल के पूर्वी भाग में आगा खां की हवेली है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने सितंबर 2020 में डैश वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट ऑनलाइन जीता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 48वां। क्या था? 48वां था। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 3 बार रद्द किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7वीं अनुसूची। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैसों से मिलकर बना होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। अगला है लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था। तो कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। श्री गुप्त ने 240 से 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और उनके पुत्र घटोत्कच जो 280 से 319 ईसा पूर्व ईस्वी और उसके बाद घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त जो है 319 से 335 ईस्वी तक राज किया था। तो इन्हीं के पुत्र से ये शादी किए थे चंद्रगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त से ये शादी करवाए थे। अगला है कि 2020 से 21 में के बजट में कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए विदेशी समविभाग निवेशकों यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई की सीमा को बढ़ाकर बकाया स्टॉक का डैश कर दिया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15%। अगला है कि अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श एसएफसी का शुभारंभ किया है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न यहाँ से रीजनिंग्स का है तो कलम कॉपी को उठाइए और प्रश्न सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखेगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में तीर का जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो तीर का साइन है ये क्या कर रहा है? छायांकित छोटा वृत्त विपरीत कोने पर चले जाते हैं। सफेद छोटा वृत्त दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ता है और बाहर स्थित समकोण वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ जाता है। विकल्प 3 लगा लीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि दिए गए विकल्पों में से उस एक आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखेगी। तो देखिए प्रत्येक अगली आकृति में 3 डिजाइन है, प्लस माइनस और गुना। दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है और क्या है? काली बिंदु बाएं से दाएं चरणबद्ध जाती है तथा दाएं से बाएं एक चरण में। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे, क्या हो जाएगा? विकल्प 1। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है प्रश्न आपसे कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की आपको अनुमति नहीं दी गई है। ध्यान पूर्वक देखिए इनमें कौन सा निहित हो जाएगा। तो विकल्प 3 निहित होगा, गौर से कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उस समुच्चय सेट का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो हम यहाँ पे 7 गुने कर लेंगे। क्या इस वाले को पहले हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 गुने 9 कर लेंगे और तो मिलेगा हमें क्या? 63 मिलेगा ना। 63 7 गुने 9 9 7 63। अब फिर ये 9 गुने हम 11 कर लेंगे तो हमें मिल जाएंगे 99। ठीक है, देखिएगा ध्यान पूर्वक।
फिर 11 गुने हम 13 कर लेंगे तो क्या मिल जाएंगे हमें 143। सेम इसी प्रकार से विकल्प 3 में कीजिए, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 18 गुने 5 यानी 18 पचे 90 मिल गए। फिर हम यहाँ पे करेंगे 22 पचे क्या 22 में 5 से गुना करेंगे, हमें मिल जाएगा 22 पचे 110। सेम उसी प्रकार से अगर हम 30 गुने 8 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 240। क्या मिल जाएगा 240। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 + 4, क्या लिख सकते हैं 30 + 4 यानी कि मिलेंगे हमें कितना, मिल जाएंगे हमें यहाँ पे 34 मिल जाएंगे। और ये 34 में हम 8 से गुना करा दे 272 मिल जाएंगे, विकल्प 1 सही। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जा सकता है। तो यहाँ पे 53 = 53 करने के लिए विकल्प 2 को रख दीजिए, सही उत्तर मिल जाएंगे। अगला है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में रिक्त स्थानों पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए इस प्रश्न को देखिए, ध्यानपूर्वक कीजिए, इसका सही उत्तर लगा लीजिए कौन सा, विकल्प 2। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। पैटर्न को पूरा करने के लिए इसका जो है ना ये विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे हो जाएगा। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर, यहाँ मतलब दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण से निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ध्यान से कीजिएगा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक कोड भाषा में हैंड को SZMW के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में किस शब्द को TLZG क्या TLZG के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हैंड है ना HAND है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करें तो ये सभी क्या है, विपरीत है। H का विपरीत क्या होता है, S होता है। A का विपरीत Z होता है, ये S है, ये Z हो गया। N का विपरीत तो M होता है ना, N का विपरीत क्या होता है, M होता है। D का विपरीत क्या हो जाएगा, W। तो फिर TLZG का कर लेंगे हम, विपरीत चुन लेंगे तो TLZ का T का विपरीत क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। L का विपरीत क्या होगा आपका, O हो जाएगा। A का Z का विपरीत A और G का विपरीत T हो जाएगा। देख लीजिए गोट कहाँ पे है, गोट GOAT गोट, गोट लगा लीजिए, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है प्रश्न आपसे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो आइए यहाँ पे आकृति को देखिए और लगाइए। देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति में अंतर, देखिए अंदर स्थित जो रेखाखंड है ये क्या हो रहा है, 45 डिग्री घूम जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, विकल्प 3। क्या लगा लीजिए इसका सही उत्तर, विकल्प 3 लगा लीजिए। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा प्रश्न की 100% क्या है, 100% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना गुना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि लागत मूल्य जो है 100 रुपए है, तो 100% के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 2 गुने 100 कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपए होने चाहिए। तो 200 रुपए इसका सही उत्तर आना चाहिए। तो यानी 2 गुना कर देंगे हम 100 का, कितना 2 गुना। अगला है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आइए यहाँ पे हम डिफरेंस को चेक करेंगे। किसको, डिफरेंस को। तो ये जो आपको 523 में से 540 का डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ 17 का डिफरेंस आएगा। 540 से 574 का डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें 34 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे 574 से 625 में डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें कितना, 51 का आएगा। और ये 51 34 सभी में कीजिएगा ना तो 17 का डिफरेंस मिलेंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 17 जोड़ देंगे 51 में तो हमें क्या मिल जाएगा, अगला स्टेप में 68। और 68 को हम 625 में जोड़ दें तो 693 आएंगे जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार को से समान है जबकि अन्य से भिन्न है। आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो आकृति 2 को अगर आप छोड़ दें तो अन्य सभी आकृतियों में एक डिजाइन दूसरी डिजाइन का जल प्रतिबिंब है। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है आपसे कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों के समान नहीं है। तब आप यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे अभियंता है, दंत चिकित्सक है, मजदूर है, पुलिसकर्मी है और कारखाना है।
तो हम यहाँ पे आपको कहना ये चाहेंगे कि ये जो कारखाना है ना, कारखाना, इसको अगर आप छोड़ दें, कारखाना वाला पार्ट को, किसको, ये कारखाना वाला पार्ट को अगर आप छोड़ दें, तो अन्य सभी शब्द जो है विभिन्न प्रकार के पेशेवरों को निरूपित करता है। कारखाना वह स्थान है जहाँ पे मजदूर और अनकुशल व्यक्ति उत्पादन या निर्माण में संलग्न रहते हैं। तो इसका सही विकल्प तो हमें चार ऑप्शन 4 दिख रहा है, और इसका अलग जो है भिन्न जो दिख रहा है वो कारखाना हो जाएगा। अगला है कि उस वेन आरेख का क्या कह रहा है कि चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है। टोक्यो, जापान और एशिया। इसमें टोक्यो को डाल दीजिए, ये जापान हो गया और इसमें एशिया हो गया, यानी कि एशिया में कौन आ जाएगा, एशिया में आ जाएगा आपका ये एशिया हो गया, ये जापान हो गया, ये टोक्यो हो गया। आइए इसका सही विकल्प लगाइए, विकल्प 4। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि एक चित्रकार किसी घन के सभी पृष्ठों को इस प्रकार से पेंट करना चाहता है कि इसके किसी भी 2 आसन्न पृष्ठों पर एक समान रंग न हो, उसमें उसे कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो एक घन में एक पृष्ठ के 4 आसन्न पृष्ठ हैं, ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक घन में एक पृष्ठ के 4 आसन्न पृष्ठ और एक विपरीत पृष्ठ होते हैं। दूसरे शब्दों में विपरीत पृष्ठों के 3 युग्म होते हैं। अब विपरीत पृष्ठों को एक रंग से रंगा जा सकता है, इस प्रकार कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता होगी। तो विकल्प 2 लगा लीजिए। आगे की ओर चलते हैं। ये तो अब खुद से करने वाला था। प्रश्न कह रहा है कि वर्गों के उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से निरूपित किया जाता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इसमें आप खिड़की डाल लीजिए, उसके बाद कमरा, और कमरा के बाद क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवन। यहाँ पे हम भवन को भी से कर देते हैं, कमरा को किससे कर दे, हम कमरा को के से कर देते हैं, समझ लीजिएगा, हम रूम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। और खिड़की को किससे कर देते हैं, डोर से ही कर देते हैं, या फिर विंडो से करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता, डाब्लू से। तो देख लीजिए इसका सही विकल्प जो होगा मेरे अनुकूल तो विकल्प 2 ही होगा। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका विकल्प जो है विकल्प 1 ही सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे प्रश्न क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ध्यान दे, अगर आकृति आप 1 को छोड़ दे, किसको, आकृति 1 को छोड़ दे, यहाँ पे माफ कीजिएगा, आकृति 1 को छोड़ना ही नहीं है, पकड़ लीजिए। यहाँ पे आकृति 1 से आकृति 2 में डिजाइन का जो बायां भाग है वो पार्श्व पलट जाता है। क्या होता है, पार्श्व पलट जाता है। तो इसका सही विकल्प जो होगा अगला भाग में जो आएगा वो भाग 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाग 4। हाँ, यहाँ छोड़ना कुछ भी नहीं था। देखिए, दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि अन्य से भिन्न है। आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखें तो आकृति अगर आप 1 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति क्या है कि आकृतियों में 2 समान डिजाइनें या एक डिजाइन का 2 बराबर भाग दिया गया है, लेकिन इसमें तो अलग अलग बात हो रहा है ना। तो आगे की ओर चल रहे हैं। अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। मालवेयर है, कंप्यूटर है, और क्या है, एंथ्रिक्स है। मालवेयर अनुपात कंप्यूटर है, और यहाँ पे समानुपात में क्या एंथ्रिक्स का पूछ दिया है आपसे। तो देखिए, मालवेयर बहुत से हानिकारक सॉफ्टवेयर का सामूहिक नाम है जिसके अंतर्गत वायरस और रेंसवेयर और क्या है, स्पाईवेयर आते हैं और जो कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार एंथ्रिक्स एक रोग है जो जीवाणु निर्मित करने वाले बैक्टीरिया से होता है। यह मुख्यतः जानवरों को प्रभावित करता है। तो हम यहाँ पे इसका सही उत्तर तो पशु लगा लेंगे। क्या पशु में होता है एंथ्रिक्स, जैसे मालवेयर कंप्यूटर में होता है तो एंथ्रिक्स पशु में होता है। अगला है कि एक पासे में आसन्न पृष्ठों पर दक्षिणावर्त क्रम में P, Q, R और S लिखा गया है। जब X सबसे ऊपर होता है तो Y सबसे नीचे होता है। जब R सबसे ऊपर होता है तो सबसे नीचे क्या होगा। देखिए, अब आसन्न पृष्ठ पर P, Q, R और S दक्षिणावर्त क्रम में है तो X के विपरीत Y हो जाएंगे। X के विपरीत क्या होंगे, Y होंगे ना। और P के विपरीत क्या हो जाएंगे, P के विपरीत तो हो जाएंगे आपका R, ठीक है। तो Q का विपरीत तो क्या हो, Q का विपरीत निकालना है तो आपको S मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, S।
माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे आर लिख दिए। एस हो जाएंगे ना एस। तो इसका सही विकल्प कैसे बनाइएगा, हम जैसा आपको बता रहे हैं ऐसा आप पासा बना लीजिए, आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। क्या परेशानी खत्म, यहाँ एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे एस और यहाँ पे पी। अब लगा लीजिए विकल्प इसका 4। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या आपसे कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में रिक्त स्थानों में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प 3 दिख रहा है, 3 लगा लीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1793 दिख रहा है, इसमें से माइनस कर लीजिए आप कितने, 2 का स्क्वायर, आपको मिल जाएंगे 1700 कितने 89 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 1789 में से आप कितने का 4 का स्क्वायर घटा लीजिएगा, किसका 4 का स्क्वायर घटा लीजिएगा, आपको 1773 मिल जाएंगे। फिर 1773 में से किस में से 1773 में से आप घटा लीजिए 6 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे 1737। कितने 1737, आगे ऊपर लिख देते हैं 1737 में से भी आपको क्या घटा लेना है, यहाँ पे 6 का हो गया ना, अब 8 का स्क्वायर घटा लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे 1673 मिल जाएंगे। अब ये 1673 में से भी क्या कर लीजिए आप माइनस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको 1573 मिल जाएंगे, 1573 जो विकल्प 4 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कागज को पहली 2 आकृतियों में दिखाए गए के अनुसार बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है और इसे तीसरी आकृति में दिखाए गए के अनुसार काटा जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कैसा कैसे कह रहा है ये, यहाँ पे देखिए। तो इसका सही विकल्प तो हमें एक ही दिख रहा है, आप करके देखिए। इसको खोलिए, पहले इधर खोलिएगा ऐसे इधर की ओर और पूरे को इधर खोल दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ से मैथ्स का प्रश्न है तो कलम कॉपी को अब तो उठा लीजिए, उठाना ही पड़ेगा। कह रहा है कि एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और इसका परिमाप 34 मीटर है। सबसे लंबी छड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है इसकी, जिसे इस आयताकार कमरे में रखा जा सकता है। तो मान लीजिए आयताकार कमरे की लंबाई L तथा चौड़ाई B है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे L गुने B बराबर क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये 34 हो जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे L प्लस बी बराबर कितना 34/2, यानी काटिएगा तो मिलेंगे आपको 17। कितने मिल जाएंगे 17। ये समीकरण 1B हो सकता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले स्टेप पे इसे सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। तो L माइनस बी कर देंगे और बराबर लिख देंगे क्या हम L प्लस बी का क्या स्क्वायर और माइनस 4LB। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 17 का स्क्वायर और माइनस 4 और गुने कितना 60। ठीक है, -4 और गुने 60 करा देंगे, गुने का कितने 60 करा देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको L माइनस बी बराबर 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 7। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से सॉल्व करा दीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे L बराबर लिखेंगे 17 प्लस 7 और बटा में 2 लिख लेंगे और बराबर आ कितने जाएगा 24/2 यानी 12 आइए 12 मीटर L आ गया। अब B निकाले तो 17 माइनस कर देंगे 7 और बटा में कर देंगे 2, 17 माइनस 60 बटा में कर देंगे 2 यानी 10/2 काटिएगा तो आपको 5 मीटर आ गए। ठीक है, तो सबसे लंबे छड़ की लंबाई L आया था कितने आपका 12 और B आया था 5। तो हम सबसे लंबे छड़ की तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करना है हमको। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए। कीजिएगा तो आपका रूट अंडर 169 आएंगे जो बाहर 13 मीटर के बराबर होगा। विकल्प 1 सही। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध में कम है पूछा है। मान लीजिए तीसरी संख्या आपका 100 है। तीसरी संख्या कितना है 100 है, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या फर्स्ट संख्या आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या हो जाएगा 100 माइनस 29 यानी कि 71 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड संख्या आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस 37 हो जाएगा यानी कि आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे हम 71 माइनस 63/71 और गुना कर लीजिए 100, काट पीट मचा दीजिए 11.27 आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है।
आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व करने। यहाँ पे कह रहा है 2.2/3 प्लस 6.7/12 प्लस 4.9/36 में वह कौन सा सबसे छोटा भिन्न जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण संख्या बन जाए। योगफल पूर्ण संख्या बन जाए तो मान लीजिए कि जोड़ा जाने वाला जो छोटा संख्या वो x है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.2/3 प्लस 6.7/12 और प्लस लिख लेंगे 4.9/36 और प्लस में x जोड़ रहे हैं, माने ही है हम यहाँ पे छोटा संख्या छोटा भिन्न x माने हैं और बराबर में हम लिख देंगे 15। अब क्यों लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो 13 है यहाँ पे कीजिएगा तो आ जाएंगे, कॉमन कीजिए यहाँ पे 6 और 3 और 6 9 9 4 13 आ गए। ये दोनों को सभी को जोड़ लीजिए और बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2/3 और प्लस लिख लीजिए 7/12 और प्लस कर दीजिए 9/36 और प्लस में कर दीजिए x और बराबर में लिख दीजिए इधर 15। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व कराइए तो आपको मिलेंगे क्या 2/3 प्लस 7/12 और प्लस 1/4 यानी 9 चुके यहाँ पे 36 हो गया, 1/4 हो गया आपका और प्लस का x बराबर कितने, यहाँ पे लिख दीजिए 15 माइनस का 13, कितने 15 माइनस का 13। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे अगले स्टेप पे इसे सॉल्व करने तो हमें मिल जाएगा क्या x बराबर क्या मिलेंगे, x बराबर 2 माइनस 2/3 और माइनस हो जाएगा 7/12 और माइनस 1/4। ठीक है, ये सभी का एलसीएम कीजिए तो 12 ही आएंगे, यानी कि 4 तिया 12। पहले इधर कर लीजिए 12 दूना 24 इसका और अब माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 4 तिया 12 यानी और 4 दूना 8, फिर यहाँ पे 12 एक मरतबे में तो 7 और यहाँ पे 4 तिया 12 तो 3, सभी को जोड़ देंगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा आपका 6/12, काटिएगा 1/2 आ जाएंगे, 1/2 विकल्प 1 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है आपसे कि यदि किसी संख्या के 67% को 59.4 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या डैश है। वह संख्या आपसे पूछा है तो चलिए इसे भी सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं। मान लीजिए संख्या क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो हम प्रश्न से करेंगे तो क्या करेंगे, x का 67% और प्लस कर देंगे 59.4 और बराबर में कर देंगे x। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 67x/100, क्या होगा 67x/100 प्लस 59.4। ठीक है, लिख सकते हैं ना हम इसे और बराबर में कर देंगे x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 67x/100 और बराबर का कर देंगे हम यहाँ पे 59.4। ठीक है, 59.4। आगे की ओर बढ़ेंगे अगले स्टेप पे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिखेंगे 100x माइनस 67x इज इक्वल टू 59 दशमलव यानी कि 0.4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घटाइएगा तो 33x बराबर आ जाएगा आपका 5940, काट पीट मचा दीजिए तो आ जाएगा आपका 180, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर x% पर 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 6% तक बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी रुपए में हो जाएगी। तो ब्याज बराबर लिख लीजिए आप a माइनस पी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 956 माइनस कितने 800, हमें मिला कितना, हमें मिल जाएगा 156। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 156 गुने 100 और बटा में कर देंगे हम 3 गुने 800, काट पीट मचा दीजिए यहाँ से 2 0 से 2 0। अब इसको काटिएगा आगे की ओर तो आपको मिलेंगे यहाँ से 6.5%। 6.5% मिल गया ना, तो आप नया दर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, नया दर निकालिएगा तो मिलेंगे आपको मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि नया दर बराबर लिख सकते हैं x प्लस 6 और रेशियो में कर दीजिए और बराबर यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा x प्लस 6%, x प्लस क्या 6% बराबर यहाँ पे लिखेंगे 6.5 और प्लस 6%, जो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 12.5% के। तो हम यहाँ पे ब्याज बराबर निकालेंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो
तो हम लिख सकते हैं 800 रुपये और गुने कर देंगे 3 और गुने कर देंगे हम 12.5 जो आपको दर मिला था और बटा में 100। काट पीट में चाहिए यहाँ से आपको 300 रुपये मिल जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ए बराबर पी प्लस एस आई, तो 800 में आप 300 को ऐड करा दीजिए, 800 में 300 को ऐड कराइएगा, मिलेंगे आपको 1100 रुपये। आइए देखिए कौन से विकल्प में आपका 1100 इंतजार कर रहा है। तो 1100 जो है विकल्प 2 में है। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या होगा। Q का अधिकतम मान, ऐसा प्रश्न कल भी कराए थे। तो आप क्या कीजिए, ये 5P9 है ना, ऐसे लिखिए, फिर क्या है 3R7 है, फिर क्या है 3Q8 है, और यहाँ बटा में आप क्या देखिए सभी को ऐड करके देखिए आपको उतना ही आएंगे, कितना जितना आपको बोला जा रहा है, जैसे कि 4, 9 और 11। ठीक है, करके देखिएगा। अब Q के अधिकतम मान के लिए हम लिखेंगे P बराबर R बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, तो Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, देखिए Q का कितना है, Q का हो जाएगा 9 और यहाँ पे R का कितना था, 2 था, R का कितना था 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। टोटल इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे 7। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ से कह रहा है कि A ने एक वस्तु 5200 रुपये में खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दी। ठीक है, इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दी, उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पे वस्तु का जो है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5200 रुपये का, क्या 5200 रुपये का कर देंगे 70%, कितने कर देंगे 70% कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 5200 गुने 70/100, क्या लिखेंगे 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 52 में 70 से गुना कराइएगा, आपको मिलेंगे 3640 रुपये। कितने 3640 रुपये मिल जाएंगे। अब दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 3640 का 160 करेंगे, किसका 3640 का 160 करेंगे, तो आइए करते हैं 3640 गुने 160 और बटा में क्या हो जाएगा 160 बटा में 100। अब यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 364 में 16 से गुना कराइएगा, 5824 आएंगे, कितने आएंगे 5824 रुपये आ जाएंगे। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप 5824 और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 5200 रुपये और बटा में लिख दीजिए 5200 और गुना में लिख दीजिए 100 रुपये, सॉरी 100 कर दीजिए और काट पीट में चाह दीजिए 12% आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीने के दौरान 2500 रुपये, अगले 4 महीने के दौरान 2650 और वर्ष के अंतिम 5 महीने के दौरान 2840 रुपये था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 12700 रुपये थी तो उस परिवार की औसत मासिक आय रुपए में ज्ञात कीजिए। रुपए में, अब परिवार की कुल वार्षिक आय बराबर हम लिखेंगे 3 था ना, तो 3 गुने 3 महीने में कितना था, प्रथम 3 महीने में 2500, तो हम 2500 लिख लिए। ठीक है, प्लस कर देंगे उसके बाद चौथे अगले 4 महीने में कितना था, तो 2650 था, तो गुना 2650 कर लिए, फिर प्लस अगले उसके बाद क्या है 5 गुने हम लिख लेंगे, कितने 5 गुने लिख लेंगे, फिर हम 2800 अगले 5 महीने के दौरान 2840 था, तो यहाँ पे गुना में लिख लेंगे 2840 और आगे की ओर कर देंगे हम यहाँ पे प्लस में कितने कर देंगे, प्लस में कर देंगे टोटल 12700 रुपये कुल बचत थी। तो हम यहाँ सभी को ऐड करा देंगे, सभी को क्या करा देंगे ऐड। ठीक है, ऐड करा देंगे तो हमें मिल जाएंगे, आपको गुना करके ऐड कीजिएगा ना तो 45,000 रुपये आपका मिलेंगे। तो परिवार की औसत मासिक आय कितना हो जाएगा, 45 में से हम 12 से भाग दे देंगे 45,000 को, तो 3750 रुपये आएंगे जो विकल्प 3 में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। पूछा है आपसे प्रश्न कि एक दुकानदार ने अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 रुपये का ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 12.5% वार्षिक है, तो है 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 रुपये का भुगतान कर ऋण चुकता कर दिया। अंगूठी का मूल्य रुपए में ज्ञात कर लीजिए। यानी यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या इस प्रश्न के लिए, ए बराबर लिख दीजिए P इंटू
1 प्लस आर बटा 100 का पावर n, ठीक है n। अब यहाँ से लिख दीजिए आप 32,000, p बराबर क्या हो जाएगा 32,000 हो जाएगा आपका, और 1 प्लस 125 लिख सकते हैं, और बटा में 100 का स्क्वायर, बटा में 100 और पूरे पर होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप कराइए 32,000, क्या मेरे दोस्त 32,000 गुने कर दीजिए 112.5 और बटा में 100 और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसे आगे की ओर चलते हैं और सॉल्व करके ख़त्म करते हैं इसका कहानी। तो हो जाएगा आपका 32,000, क्या 32,000 गुने कर दीजिए आप 1125/100, 1125/1000 और गुने कर दीजिए 1125/1000। इतना ही आया होगा आप लोगों को। यहाँ से काटपीट मचाइएगा तो 40,500 रुपये आएंगे। कितने 40,500। तो अंगूठी का मूल्य निकालना है तो 40,500 में से 2,000 घटा दीजिए 20,500 आ जाएंगे। 40,500 में से आप 20,000 को घटा दीजिए मेरे दोस्त, आपको मिल जाएंगे 20,500। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य हो। सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। आप पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो आपको मिलेंगे कितना 1365। ठीक है, 1365। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगा। कितने 10,000 को आप 1365 से भागा लगा दीजिए। कितने 1365 से, अंततः यहाँ पे हम 7 मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9,555 लगाएंगे। ठीक है, तो आएंगे आपका 445। ठीक है, कितना 445। तो 1000 में 1365 और देखिए हम यहाँ पे करेंगे 10,000 और प्लस 1365 और माइनस करा दीजिए यहाँ से 445, 10,920 उत्तर आएंगे जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें एकल छूट 275.12 रुपए के बराबर है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका 800 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 800 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका छूट जो था, छूट प्रतिशत डिस्काउंट 275.12। अब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर लिख लीजिए 8,000 माइनस 275.12। अब घटाइए यहाँ से तो आ जाएगा आपका कितना 524। कितने 524.88 आएंगे। कितने आएंगे 88। अब प्रश्न से इस प्रश्न को हम सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे प्रश्नानुसार। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखिए 800 का, कितने का 800 का लिख दीजिए 100 माइनस x% का कितना 100 माइनस क्या लिखेंगे 100 माइनस x% बराबर लिख दीजिए आप 524 कितने 88, 524.88। तो यहाँ पे लिखिए 800 गुने का कितना 100 माइनस x और बटा हो जाएगा 100 और गुने यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस x और बटा हो जाएगा 100 और बराबर लिख दीजिए 524.88। ठीक है, आगे की ओर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे हम गुना कराइएगा तो आ जाएगा आपका 52,48,800 आएंगे और बटा में लिख दीजिएगा 8,000। कितने 8,000। आगे की ओर चलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है, चलिए कोई नहीं। तो आ जाएगा आपका 100 माइनस x स्क्वायर बराबर काटिएगा वहाँ तो 6561 आ जाएगा। तो 100 माइनस x का स्क्वायर कीजिए आप तो यहाँ से आपका 81 का स्क्वायर आएगा। किसका 81 का। तो 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो x बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा x बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 100 माइनस 81 कर लीजिए, आपको मिल कितने का x बराबर 19%। कितने 19% जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक ट्रक निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसी चाल 16 किलोमीटर पर घंटा कम हो यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है तो वही, आगे की ओर चलेंगे, क्या हो जाएगा, वही दूरी तय करने में वह 2 घंटे अधिक समय लेता है। ट्रक की वास्तविक चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए।
तो मान लीजिए ट्रक की वास्तविक चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 384 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 384 बटा x माइनस 16 और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 384 और बटा x बराबर क्या हो जाएगा 2। सभी का ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ कीजिए क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस का 16 बराबर लिखेंगे यहाँ पे तो होगा क्या आपका 2 बटा 384 होगा। कितना हो जाएगा 2 बटा कितना 384। अब आगे की ओर चलेंगे, अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करा देंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 3072 बराबर 0। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 यहाँ पे क्या होंगे आपका 64 एक्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 64 एक्स प्लस 48 एक्स और माइनस का कितना 3072, कितने 3072 यहाँ भी था। ठीक है, 72 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 64, कितने x माइनस 64 और यहाँ पे प्लस का 48 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 64 और बराबर का 0। अब आगे देखिएगा तो x बराबर आपका 64 किलोमीटर सही उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि एक बेलन यहाँ पे लिखना चाहिए, जिससे के कारण देखिए बेलन को बेतन लिख दिया, आप सुधार कर लीजिए। कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 792 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2772 मीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा पाई का मान 22/7, तो बेलन का आयतन बटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच और बटा लिख लेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2772 और बटा में हो जाएगा 792। ठीक है, अब यहाँ पे काटपीट में चाहिए तो इसके बराबर पाई आर स्क्वायर एच और बटा 2 पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा 3.2 होगा। कितना होगा 3.2। तो मेरा कहने का मतलब r/2 बराबर 3.5, माफ कीजिएगा 2 नहीं था यहाँ पे 5 ही था, गलती हो गया हमसे, माफ कीजिएगा। ये काटिएगा ना इसको तो 3.5 आएंगे, तो r/2 बराबर 3.5। तो हम यहाँ पे लिखे क्या लिखेंगे r बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 3.5 यानी कि लगभग 7 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर एच बराबर होगा आपका 792। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 2 गुने 22/7 और गुने का हो जाएगा 7 गुने एच बराबर कितना 792। तो एच बराबर यहाँ से निकाल दीजिए, क्या कर दीजिए एच बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 792/44। काटपीट में चाहिए आपको मिलेंगे 18 सेंटीमीटर, कितने 18 सेंटीमीटर। तो आर रेशियो एच बराबर कितने हो जाएंगे 7/18, जो विकल्प आपका 3 में निहित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है क्या कि किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, अकेले सी द्वारा कितने दिनों में शेष काम पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे a रेशियो बी रेशियो सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2:3:5। अब अनुपातिक योग भी यहाँ से कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 हो जाएगा ना, और इधर लिख लेंगे इंटू में 27 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 270। ठीक है, तो ए द्वारा लिया गया समय निकालेंगे। तो ए द्वारा लिया गया समय निकाल दे तो 270 बटा हम कर देंगे 2 यानी 135 मिल गया। अब बी द्वारा लिया गया अगर समय निकालेंगे तो 270 बटा 3 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 90। और सी द्वारा लिया गया समय निकालेंगे तो 270 बटा 5 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 54 दिन मिल जाएगा। तो ए लिया 135, बी लिया 90 और सी कितने दिन लिया 54 दिन लिया। तो यहाँ से ए प्लस बी द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी द्वारा 15 दिन का कार्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 15 × 2 + 3, तो यानी 5 ×
सॉरी, दो और तीन पाँच, 15 25 75 हो जाएगा इसका कर्ज। तो शेष कर्ज कितना था, 270 माइनस लिख सकते हैं 75, यानी 195। और 195 में हम भाग दे दे अगर 5 से, अब इस समय निकालने के लिए, तो 39 दिन आ जाएंगे इसका उत्तर, जो विकल्प 3 में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा, वर्षों में पूछा है। मान लीजिए ए तथा बी की वर्तमान आयु x और y है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x-5 बटा y-5 और बराबर लिख दीजिए 4/5। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5x-25 और बराबर हो जाएगा 4y-20। तो यहाँ पे करेंगे 5x-4y बराबर कितना आ जाएगा 5। ये समीकरण 1 हो गया। अब अगले स्टेप पे चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x+7 पहला, x+7 और यहाँ पे y+7 और बराबर कर देंगे 11/13। यहाँ भी क्रॉस करेंगे तो 13x+13 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने आता ही होगा और बराबर लिख देंगे 11y। ये जो 11y यहाँ से और 11×7 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 13x-11y और माइनस का आ जाएगा आपका 14। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में सॉल्व कराएंगे तो आपको मिलेंगे 55x-44y बराबर 55 और यहाँ हो जाएगा आपका 52x-44y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 56। तो यहाँ देखिए, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ का घटाव का साइन है तो जोड़, यहाँ पे घटाव का साइन है तो जोड़। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 55x में से 52x गया तो 3x हो गया और यहाँ पे ये दोनों गया प्लस माइनस जो है 44y प्लस माइनस से गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 111। कितने 111, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 111/3 यानी 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 37। तो यहाँ पे हम 4y बराबर लिखेंगे 5x-5। 4y बराबर क्या हो जाएगा 5x-5। तो हम यहाँ पे y का मान पुट आउट, सॉरी x का मान पुट कर देंगे y में, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 5 × 37 ही आया था ना वो x का मान, और माइनस का 5 कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, गुना कराइएगा ना 37 में 5 से तो 185 मिल जाएंगे और -5/4 यहाँ से हो जाएगा आपका 180/4, काटिएगा 45 आ जाएंगे। तो x+y बराबर 37 + 45 82 उत्तर जो विकल्प 2 में है। यहाँ से x+y कीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका 37 + 45। ठीक है, 37 + 45 जो 82 आएंगे। ठीक है, विकल्प 2। फिर से आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न कह रहा है MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इडेंट विकल्प उपलब्ध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा होम। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काउंटा। क्या है काउंटा। आगे की ओर चलेंगे, काउंट है काउंटा है। आगे की ओर बढ़े अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि MS वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+P। अगला है कि MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंट कमांड चुने। क्या हो जाएगा प्रिंट कमांड चुने, चूज द प्रिंट कमांड। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा प्रश्न आपसे कि ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप क्या है, तो जो ये CC है ना इसका सही उत्तर होगा कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा कार्बन कॉपी। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई सर्विस यानी कि ई सेवा नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। पूछा प्रश्न आपसे कि MS एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है, तो अधिकतम आकार 255 संप्रीतक यानी कि कैरेक्टर्स हो सकता है 255। आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें, तो इसमें असंगत क्या हो जाएगा गूगल हैंग आउट। क्या हो जाएगा गूगल हैंग आउट, इसमें क्या हो जाएगा
असंगत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को खोज सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। गूगल हैंगआउट गूगल द्वारा विकसित एक क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप था। अगला है कि एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका टेबल में समान स्तंभ कॉलम चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो आइए इसको सेट करने का तरीका बताते हैं। अपनी तालिका सिलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें। तो इसका सही उत्तर होगा पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।